वेलकम टू एडु मेडिसिन। तो अभी हम आपका यूनिट 3 कर रहे हैं, थ्योरी एंड पैराडाइम। बेसिकली आपकी ये MSO 001 का पेपर है और ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आपको सोशियोलॉजी को जेन्युइनली समझना है कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, इसकी थ्योरीज कैसे बनती हैं, इसकी मेजर थ्योरीज क्या है, थिंकर्स कौन है, ये सबको समझने के लिए। इसीलिए इस पेपर को सोशियोलॉजिकल थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स भी कहा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर पेपर में या इस पर्टिकुलर आपको 2 बुक मिली होंगी इग्नू से, तो वहाँ पे ज़्यादातर चैप्टर्स फोकस्ड हैं कि आपकी सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। ठीक है, तो थ्योरी एंड पैराडाइम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि थ्योरी क्या होती है। तो अगर हम जर्नल कॉन्टेक्स्ट में थ्योरी की बात करें तो भी हमारे साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, उसी के अराउंड जो हम सेट आइडियाज़ डेवलप करते हैं उसको हम बोल देते हैं कई बार कि ये थ्योरी है। फॉर एग्जाम्पल आपने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग अगर चाय पी रहे हैं तो उनका हेडेक कम हो रहा है। ऑफकोर्स ऐसी कोई थ्योरी है नहीं, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। तो आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि आपको भी हेडेक हुआ और आपने चाय पी और आपका सर दर्द ठीक हो गया। तो आपने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन किए और डेटा कलेक्ट किया बहुत लोगों से और ये बात प्रूव हो गई। तो आपकी थ्योरी बन गई कि चाय पीने से सर दर्द ठीक हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। अब थ्योरी और प्रैक्टिस में क्या कोरिलेशन है, तो इसके 2 व्यू हैं। बहुत लोग मानते हैं कि समटाइम्स जो होती है ना थ्योरी, वो रियल लाइफ में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि कई बार आपने कहावत भी सुना होगा कि थ्योरी में तो ये चीज़ अच्छी है बट प्रैक्टिकल नहीं लगती। आपने बहुत बार सुना होगा लोगों के मुंह से। तो बहुत सारी थ्योरीज को लोग मानते हैं कि वो प्रैक्टिकल नहीं है या उसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलते हैं कि जो हमने मैथमेटिक्स की थ्योरीज या कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनका कोई यूज़ हमारे रियल लाइफ में नहीं है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। ऑफ कोर्स आप उस फील्ड में जाते हैं तो बिल्कुल यूज़ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक बिलीफ मानता है कि जो थ्योरीज है ना वो कहीं ना कहीं हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसी पे बनी होती हैं, यानी थ्योरी और प्रैक्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो जैसे मैंने वो एग्जांपल आपको चाय वाला दिया कि चाय पिया, उनको लगा कि चाय पीने से सर दर्द ठीक होता है, तो उन्होंने एनालाइज करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स कैफीन अगर हम थोड़ा सा देखें कि चाय या कॉफ़ी में, चाय में तो कम, कॉफ़ी में ज़्यादा कैफीन होता है, तो कैफीन का हमारे हेडेक से काफ़ी अच्छा कोरिलेशन है। तो किसी ने डेफिनेटली स्टडी किया होगा कि कॉफ़ी में ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि हम जब सर दर्द या कुछ ऐसा हो रहा है तो हम पी रहे हैं तो ठीक हो रहा है। तो कैफीन डेफिनेटली पेन किलर के तौर पे काम करता है। तो अभी हम उतनी साइंटिफिक थ्योरीज नहीं पढ़ रहे, बैक टू आवर चैप्टर। तो अब साइंटिफिक थ्योरी क्या होती है? टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको आप ट्रू एंड फॉल्स बता सकते हैं। अब मैं आपको, आपने एक चीज़ सुनी होगी साइंस के बारे में या थ्योरीज के बारे में कि हम जब भी कोई रिसर्च करने जाते हैं तो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसको आप ट्रू या फॉल्स प्रूव कर सकते हो अपने रिसर्च से। जैसे मैंने अभी अभी थ्योरी बनाई, मतलब हाइपोथेसिस बनाया कि कॉफ़ी पीने से सर दर्द आपका ठीक हो जाता है या चाय पीने से। ठीक है, अब मैं डेटा कलेक्ट करूँगी, उसको बहुत बार अलग अलग तरीक़ों से प्रूव करने की कोशिश करूँगी। अगर ऐसा कोरिलेशन मिलता है कि हाँ सच में चाय या कॉफ़ी पीने से मेरा सर दर्द ठीक होता है, तो मेरा हाइपोथेसिस जो था वो ट्रू हो गया। और ऐसा हमें कनेक्शन नहीं मिलता तो हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स हो गया। यानी जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं उनको आप फॉल्स या मतलब टेस्टिफाई करके राइट प्रूफ कर सकते हो। बहुत सारे थिंकर्स का मानना है कि साइंटिफिक थ्योरीज जो होती है ना, उनको फॉल्सिफाई करने का जो एबिलिटी होती है वही उसको साइंटिफिक थ्योरी बनाती है। तो कार्ल पॉपर करके थिंकर हैं जिन्होंने इस पे बहुत काम किया है, साइंटिफिक थ्योरीज पे या उनको फॉल्सिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे माना जाता है कि मान लीजिए कि कोई भी थ्योरी है, आपने उसको टेस्ट किया एविडेंसेस के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ, बहुत तरीके होते हैं थ्योरीज को टेस्ट करने के। अगर वो प्रूफ हो जाती है कि नहीं, जो बात कही गई है थ्योरी में वो रियल, मान लीजिए कि एक थ्योरी हम मान लेते हैं कि ये है कि चाय पीने से या कॉफ़ी पीने से सर दर्द ठीक हो जाता है। हमने चाय दी बार बार लोगों को जिनका सर दर्द हो रहा था। तो अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रूफ हो सकता है, क्या सब लोगों का सर दर्द ठीक हो रहा है।
ठीक है, क्या वो हम प्रूव कर सकते हैं कि हो रहा है, बार बार हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब चाय में क्या ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से हो रहा है, ये सब अगर हम टेस्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि साइंटिफिक थ्योरी सही है अगर सबका सर दर्द ठीक हो रहा है। नहीं होगा तो नॉन। देखिए, फॉल्सिफिएबल मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है या कोई भी थ्योरी है तो क्या आप उसे फॉल्स या ट्रू बता सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, इस पर्टिकुलर फॉल्सिफिएबिलिटी पे ज़्यादातर काम कार्ल पॉपर ने किया है, जो कि बहुत ही फेमस हमारे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने एनालाइज किया है कि क्या हम, देखिए ये कहते हैं कि अगर कोई थ्योरी फॉल्स हो जाती है या ट्रू हो जाती है या उसके अंदर ये एलिमेंट होता है, तभी हम उसे मान सकते हैं कि वो साइंटिफिक थ्योरी है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि चाय पीने से सर दर्द ठीक हो रहा है, हमने एक थ्योरी बनाई, इसको क्या आप बार बार ट्रू बता सकते हैं? क्या बार बार ये ट्रू हो रही है? मतलब आपने बहुत सारे लोगों के सर दर्द था, उनको चाय दिया, टेस्ट किया बार बार, ठीक है, तो इसको आप बोल सकते हो कि हाँ, अगर वो बार बार सही आ रहा है कि नहीं सच में सबका सर दर्द ठीक हो जा रहा है, तो आपने ट्रू कर दिया अपना स्टेटमेंट। ठीक है, अगर नॉन फॉल्सिफिएबल क्लेम्स कौन से होंगे जिसको आप प्रूव ही नहीं कर सकते। मान लो आप कह रहे हो भूत है, अब भूत को आप प्रूव कैसे करोगे, उसे फॉल्स या ट्रू कैसे बताओगे, हमें दिखता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उसका एग्जिस्टेंस। तो जो भी चीज़ें को आप नॉन फिल्सिबिलिटी की कैटेगरी में रखते हो, जिसको प्रूफ नहीं कर सकते, जो चीज़ दिखती नहीं है, जिसको डेटा से एक्सपेरिमेंट से आप प्रूफ नहीं कर सकते, तो उस पर हमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। सिंपल इसका थ्योरी का क्या है कि आपको साइंटिफिक थ्योरीज कैसे आप कह सकते हो कोई चीज़ है कि आप वो क्लियर हो और टेस्टेबल हो। कोई भी मैंने थ्योरी बनाई है, चाय वाली थ्योरी जो मैंने अभी भी बैठे बैठे बनाई है, तो अगर आपका सर दर्द हो रहा है, आपने चाय पिया और ये बात टेस्ट करके बार बार एक ही आंसर आ रहा है कि हाँ आपका जब भी सर दर्द हो रहा है आप चाय पी रहे हो, तो हाँ मेरे क्लेम में कुछ बात है, यानी मेरी थ्योरी साइंटिफिक थ्योरी मतलब अच्छी है या साइंटिफिक है। ठीक है, अगर नहीं प्रूफ कर सकते तो नहीं। अब हम चलते हैं अपने सोशियोलॉजी पे कि हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं। तो हमें मेजरली आना है थ्योरी और साइंटिफिक थ्योरी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब सोशियोलॉजी का जन्म होता है, तो इसके जन्मदाता का नाम ऑगस्ट कॉम्ट है। तो इन्होंने कहा कि हमें सोशियोलॉजी को ना एक साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाना है जिसमें साइंटिफिक थ्योरीज हो। अब दिक्कत क्या है साइंटिफिक थ्योरी और या साइंटिफिक अप्रोच सोशियोलॉजी में यूज करने का? देखिए, फिलॉसफी हो गया, लिटरेचर हो गया, या इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें हम ह्यूमंस को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ये बहुत ही अलग हो जाती है मैथमेटिक्स से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, जहाँ पे चीज़ें कांस्टेंट हैं। ठीक है, ह्यूमन अपने आप में बहुत अलग होते हैं, हम एक दिमाग के साथ हैं, कब क्या कर रहे हैं, कब क्या सोच रहे हैं, उनके लिए मतलब समाज में इस चीज़ को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने सोशियोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। ये कहते भी थे कि इसको साइंटिफिक बनाया जाएगा, ऑल्दो सोशियोलॉजी बहुत साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि हर सोसाइटी अपने आप में अलग है, हर इंडिविजुअल अपने आप में अलग है, तो आप एक स्पेसिफिक थ्योरी नहीं बना सकते। ऑफ कोर्स थ्योरीज बना सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि आप बार बार टेस्ट करेंगे तो प्रूव हो ही जाएगी, लेकिन हर सोसाइटी में के लिए आप एक नहीं, इंडिविजुअल थ्योरी नहीं बना सकते। जैसे कि हमने बना रखी है कि सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में जाता है, ऐसा सोशियोलॉजी में नहीं हो सकता। इन्होंने सोशियोलॉजी को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। और ये बोलते हैं कि जो सोसाइटी है ना वो एक एंटिटी है और इसका खुद ही का एक पूरा सिस्टम है, जिससे मतलब इंडिविजुअल्स कलेक्टिव वे में चलते हैं। मतलब सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम है जो अपने आप को चलाता है। ठीक है, अब ज़्यादातर जो क्लासिकल थ्योरीज देने वाले लोग हैं, या जो सोशियोलॉजी के इनिशियल लोग हैं जो सोशियोलॉजी में काम किए थे, वो इसको साइंटिफिकली ही बनाना चाहते थे, क्योंकि ये चाहते थे कि ये मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसा ही सब्जेक्ट बने जिसमें एक थ्योरी हो। एंड इसमें भी ये लोग चाहते थे कि ये लोग जो रिसर्च करे तो डेटा कलेक्शन करे, एनालिसिस करे कि समाज कैसे चलता है, या समाज के अलग अलग जो कंटेंट है, परिवार हो गया, शादी हो गई, या भी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती है समाज में, वो उसके लिए एक सिंगल थ्योरी दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एंड जो भी सोशियोलॉजी में थ्योरीज बनाई जाए वो एविडेंस और रीजनिंग से बेस्ड हो, कहानियाँ नहीं कोई कर रहा है। अगर हम बोल रहे हैं कि
इंडिया में संस्कृताइजेशन हो रहा है, तो हम उसको कोई एविडेंस है कि हमने डेटा कलेक्ट किया है, उसको प्रूव कर सकते हैं और रीजनिंग से हमने निकाला है। ऐसी कहानियाँ नहीं बनाएंगे, हमें कहानी नहीं सुनाने सोशियोलॉजी में, बेसिकली ये कहते हैं। अब कॉम जो हमारे थिंकर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर सोशियोलॉजी में ऑगस्ट कॉम के बाद आते हैं, वो डर्कहाइम आते हैं। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें समाज के बारे में स्टडी की, ये भी क्लासिकल थिंकर में आते हैं। और इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया, मतलब सबसे पहले नहीं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की। ये फंक्शनलिस्ट स्कूल से आते हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए, जब भी आपको सोशियोलॉजी में फंक्शनलिस्ट स्कूल दिखता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये लोग समाज को बहुत पॉजिटिव नज़र से देखते हैं। ये मानते हैं कि समाज में जो भी चीज़ें, इवन क्राइम, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट, ये सब चीज़ें भी हैं, तो ये इसीलिए है कि समाज जो है वो बरकरार रहे, समाज चलता रहे। तो ये लोग मानते हैं कि जो समाज है ना, वो एक तरीके का। तो फंक्शनलिस्ट लोग जो है वो क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं ह्यूमन बॉडी को, मान लीजिए, या किसी ऑर्गेनिज्म को सोसाइटी से। इन द सेंस, क्योंकि इमाइल डर्कहाइम भी फंक्शनलिस्ट थे, इन सिंपल टर्म, जिस तरीके से हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स का अलग अलग काम होता है, आँख है, मुंह है, नाक है, अंदर हार्ट है, किडनी है, सबके अलग अलग काम है, उसी तरीके से जो फंक्शनलिस्ट स्कूल के लोग हैं वो मानते हैं कि हमारे जो सोसाइटी है उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो समाज को बनाए रखने में मदद करते हैं। जिस तरीके से हमारे ऑर्गन हमें जिंदा रखने में मदद करते हैं, जैसे परिवार हो गया, लॉ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये लोग हमेशा समाज को पॉजिटिव वे में देखते हैं। तो अगर हम इमाइल डर्कहाइम की बात करें तो ये एक फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें स्टडी की, जैसे कि सोशल इंटीग्रेशन। इसका मतलब कि सोशल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आप अगर शब्द पे ध्यान दें तो इंटीग्रेशन का मतलब कि कितना कनेक्शन है समाज और इंडिविजुअल का, यानी आप अपने परिवार से, अपने समाज से कितने कनेक्टेड हो। ठीक है, कलेक्टिव कंसाइंस की बात करें तो देखिए, जो हम इंसान है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की थिंकिंग से। आपने कई बार देखा होगा कि आ, हम लोग बोलते हैं कि ये मत करो, चार लोग क्या कहेंगे। देखिए, ऐसा तो कहा जाए तो चार लोग कोई नहीं है, बट वो समाज है। समाज आप पे एक प्रेशर डालता है कि आप सर्टन टाइप में बिहेव करें। तो अगर आप ज़्यादातर काम देखेंगे तो सोसाइटी को समझने पे और किस तरीके से समाज में जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो हमारे बिहेवियर को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, इसी पे ज़्यादा रहेगा। इन्होंने सुसाइड रेट की भी स्टडी की थी, या सुसाइड की भी स्टडी की थी कि किस तरीके से अगर समाज में कहीं ना कहीं किसी से दूरी बना लेती है, अगर समाज में हम कोई पर्सन है वो अकेला फील करता है। मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताते हैं कि समाज का इंसान को सपोर्ट करना या इंसान के आसपास लोगों का होना कितना आवश्यक है, कि अगर समाज में समाज ने किसी को अकेला कर दिया तो वो सुसाइड कर लेता है। ऑफकोर्स सुसाइड के और भी तरीके, उन्होंने 4 टाइप बता रखे हैं, वो अगर आता है तो मैं अभी डिस्कस करूँगी भी उसको। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट क्लासिकल थिंकर है जिनके बारे में डिस्कस किया गया है, तो वो है कार्ल मार्क्स। इन्होंने क्लास स्ट्रक्चर, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक्स एंड सोशल चेंज पे बात किया है। तो जब भी, अभी मैंने आपको फंक्शनल स्कूल बताया, जब भी कॉन्फ्लिक्ट स्कूल आता है, मार्क्सिस्ट स्कूल आता है या फ्रैंकफर्ट स्कूल आता है, तो एक ही बात हम कह रहे होते हैं, ठीक है, वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रेरित स्कूल है। वो हमेशा जो समाज के सिस्टम है ना, उससे पसंद नहीं करता या कहीं ना कहीं निगेटिव बात करता है। तो हमेशा कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में दो तबका होता है, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग हमेशा गरीब वर्ग को सताता है, उन्हें परेशान करता है और ऐसे चीज़ों में फंसा के रखता है ना कि गरीब वर्ग ना कभी अपोज ना कर सके अमीर वर्ग का। लेकिन ये मानते हैं कि एक पॉइंट पे जब गरीब वर्ग को समझ में आएगा, बेसिकली वर्किंग क्लास को, और जो अमीर वर्ग है वो कैपिटलिस्ट क्लास, तो जब वर्किंग क्लास को रियलाइजेशन होगा कि उनको दबाया जा रहा है और वो साथ मिलके आंदोलन करेंगे और इनको हटा देंगे अमीर वर्ग को, और वर्ग ही समाज से खत्म हो जाएगा, तो सोशलिज्म आ जाएगा। तो कहीं भी आपको अगर फ्रैंकफर्ट स्कूल, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल या मार्क्सिज्म दिखता है तो बेसिक आइडिया यही रहता है। ठीक है।